हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारा चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 का कंप्लीट बेसिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो गाइज जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 का कंप्लीट बेसिक्स। यहाँ पे 1.4 का जो बेसिक्स है इसमें बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूलेज आने वाले हैं और यकीन मानिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। अगर आप लोगों को फॉर्मूलेज याद है तो आप बड़ी इजीली एक्सरसाइज 1.4 कर लेंगे और अगर फॉर्मूलेज याद नहीं तो आप बिल्कुल इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। और गाइस अक्सर बच्चे ना दिखते हैं इन फॉर्मूलेज से डरते हुए, लेकिन देखिएगा आज हम लोग इतने इजीली इन फॉर्मूलेज को याद कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले बोले अलजेब्रा स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे अपन लोग अलजेब्रिक फॉर्मूलेज यूज करेंगे इन स्टेटमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर लॉस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब नाम ही बड़ा भयानक है, आइडेम्पोटेंट, नाम से ही डर लगता है कि क्या भयानक होगा, लेकिन फॉर्मूले बड़ा सिंपल है। अब देखिए क्या बोले, P और P इक्विवेलेंस P एंड P इक्विवेलेंस P। अब देखिए रट्टा नहीं मारना है, अपने को समझना है। रट्टा मारने वाले मैं बता दूंगा कौन से रट्टा मारना है, ये वाले हम समझ गए ना तो भी बड़ी इजीली याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बोले P और P अगर हमने किए तो हमारा क्या निकलता है, P निकलता है। अब ये कैसे होता है, अब जरा सोच के देखिए। P बोले तो क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट या तो मेरा ट्रू होगा नहीं तो मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये P अगर एक स्टेटमेंट है तो या तो वो ट्रू हो सकता है नहीं तो वो क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अब P का और रिलेशन बोले किसके साथ, P के साथ ही, यानी कि अगर स्टेटमेंट ये वाला ट्रू है तो ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब मेरे को बताइए ट्रू और ट्रू पे क्या होता है, तो हमने और टेबल पढ़े थे, दोनों फॉल्स पे फॉल्स बाकी सब ट्रू, ट्रू ट्रू पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर यही स्टेटमेंट फॉल्स रहे तो क्या होगा। अब सोच के देखिए फॉल्स है तो ये भी मेरा स्टेटमेंट मतलब P और P1 तो यही एक ही स्टेटमेंट है, अगर ये फॉल्स है तो ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अब सोच के देखिए फॉल्स और फॉल्स में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है, फॉल्स और फॉल्स हम लोगों ने पढ़े, और में दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स बाकी सब में ट्रू, मतलब फॉल्स फॉल्स में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए अगर P मेरा ट्रू था तो रिजल्ट भी ट्रू आया, अगर P मेरा फॉल्स था तो रिजल्ट भी क्या आया, फॉल्स आया। तो अगर ये मेरा P जो भी रहेगा आंसर भी वही रहेगा, इसी वजह से P और P पे हमने आंसर क्या लिखा है, P लिखा है। काफी सिंपल है ना गाइस। देखिए फॉर्मूलेज अगर हमको याद नहीं भी रहे ना तो ऐसे लॉजिक लगा के हम लोग बड़ी इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। और गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज है, नाम याद रखना, कौन से रूल का क्या नाम है ये हमको याद रखना होगा। जैसे इस रूल का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ, तो हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब जब हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमको बाजू में लिखना रहेगा कि हाँ हमने आइडेम्पोटेंट लॉ का यूज किए हैं। वैसे ही देखिए ये वाला P एंड P पे भी बोले P, चलो चेक करके देखते हैं। P हमारा स्टेटमेंट है, या तो वो होगा ट्रू नहीं तो वो होगा मेरा फॉल्स। अब देखिए P अगर है तो ये भी मेरा P है, अगर ये ट्रू रहा तो ये भी ट्रू, अगर ये फॉल्स रहा तो ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। चलिए एंड में सोचते हैं, ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू होता है हमने देखे, और फॉल्स एंड फॉल्स पे क्या होता है, फॉल्स होता है। अब मेरे को बताइए जो अगर P मेरा ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू, अगर P मेरा फॉल्स है तो रिजल्ट भी क्या आया, फॉल्स। तो इससे हमको पता चलता है कि P वाला ही हमारा डबल से क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो P एंड P पे हमारा क्या होता है, P होता है। ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ। देखिए गाइस इसी तरह से लॉस को हम लोग याद रखेंगे। जैसे अगला हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ ये तो आप लोगों ने बहुत पहले से सुने हैं। जैसे हम लोगों ने देखे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ हम बचपन में भी पढ़े थे। जैसे 2 into 3 बोले या 3 into 2 बोले, दोनों ही केस में मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है ना। जैसे 2 + 3 बोले या 3 + 2 बोले, दोनों ही केस में आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, मीनिंग दोनों का सेम है। वैसा ही केस यहाँ पे है कॉम्पिटिटिव लॉ में। जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोला P और Q या Q और P, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। इसको ऐसे एग्जांपल की तरह ऐसे लिख के रख सकते हैं। जैसे मैंने बोला 2 into 3 खींचिए या 3 into 2 कीजिए, दोनों ही केस में आंसर क्या आता है, सेम ही आता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को बोले कि अगर हम लोगों ने इसको घुमा के लिखे, मतलब P और Q लिखे या Q और P लिखे, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में आंसर क्या आता है, सेम आता है। सेम उसी तरह से एंड के मामले में भी, एंड के मामले में भी देखिए वैसे ही है। अगर मैंने P एंड Q लिखा या Q एंड P लिखा, दोनों ही केस में आंसर क्या आता है, सेम। सेम वैसे ही हो गया। अगर मैंने 2 + 3 लिखा या 3 + 2 लिखा,
दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। तो वही बात हो गया कि हम लोग एंड या और पे उसको घुमा के लिख सकते हैं। ये हमारा लॉ कौन सा हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ हमने पहले भी यूज़ किए थे लेकिन बचपन में, और अब हम लोग फिर से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अगला क्या है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या है, देखिए ये भी हमारा वही बचपन से निकाला हुआ चीज़ है। जैसे एसोसिएटिव लॉ के बारे में हमने क्या देखे थे, अगर मैंने आपको लिख के दिया है कुछ इस तरह से 2 × 3 × 5, अब मैंने बोला 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप मेरे को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर अगर आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किए, या फिर कोई भी रैंडमली कर लिए, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। जैसे अगर मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 6 5 30, आंसर क्या आया 30। यहाँ पे हमने इन दोनों को पहले किए, 3 5 15, 15 2 30, दोनों ही केस में आंसर क्या आता है, सेम। तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 6 5 30, वही तो हो गया ना। तो अपने पास कोई भी तरीके से कीजिए, पहले इसको कीजिए पहले इसको कीजिए, दोनों ही केस में आंसर सेम ही आता है। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा दोनों के बीच का जो साइन है वो सेम होना चाहिए। अगर इधर प्लस इधर इंटू रहा तो ये आगे पीछे किया तो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। अगर मल्टीप्लाई तो दोनों मल्टीप्लाई, अगर प्लस तो दोनों प्लस। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगता है एसोसिएटिव लॉ में। अगर हमारा P और Q और R है, यहाँ पे भी देखिए P और Q और R, इधर भी P और Q और R। अब यहाँ पे मैंने पहले इन दोनों को किया या पहले इन दोनों को किया, मेरा दोनों ही केस में आंसर क्या आता है, सेम आता है। बिल्कुल इसी के जैसा लॉजिक हो गया ना। तो ये सेम लॉजिक से हम लोग एसोसिएटिव लॉ को भी याद रख सकते हैं। तो गाइस काफ़ी सिंपल है, बस ये लॉजिक याद रखिए कि हम लोग पहले किसको सॉल्व करते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कब, जब मेरा दोनों के दोनों सिम्बॉल्स क्या हो, सेम हो। अगर एक और एक एंड रहा तो ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, और तो दोनों और, एंड तो दोनों एंड, तो ऐसा रहा तभी ये लॉजिक हमारा लग सकता है। तो ये हमारा लॉ कौन सा हो गया, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद अगला कौन है हमारा, इन्वॉल्यूशन लॉ। नाम भले ही भयानक है बट जाना पहचाना है, क्योंकि आप लोगों ने ये सेम लॉ देखे थे इसके प्रीवियस बेसिक्स वाले वीडियो में। वहां पे देखिए हम लोगों ने देखे थे निगेशन ऑफ निगेशन, मतलब किसी चीज को अगर 2 बार निगेशन करते तो निगेशन निगेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और वैसे ही ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स, फॉल्स का निगेशन होता है ट्रू, वही तो चीज हो गया ना। उसी लॉ को हम लोग क्या लॉ कहते हैं, इन्वॉल्यूशन लॉ कहते हैं। जैसे ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स, फॉल्स का निगेशन होता है ट्रू, और अगर मेरा निगेशन वाले को डबल निगेशन लगता है तो निगेशन निगेशन कैंसिल होकर क्या आ जाता है, पी आ जाता है। वही प्रीवियस वाला लॉ यहाँ डबल से रिपीट हुआ है और कुछ नहीं। तो समझिए गाइस, यहाँ पे अपने 4 लॉज हो गए। इसके बाद अगला वाला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, तो देखिए हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखे थे लोअर क्लासेस में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी वही है, जहाँ जैसे हम लोग वहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी वैसे ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए हैं और कुछ नहीं। जैसे अगर मैंने आप लोगों को इस तरह से लिख के दिया है 2 × x + y, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। अगर मैंने आपको बोला सॉल्व कीजिए तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे कि हमको अगर सॉल्व करना है तो ये 2 × एक बार x को लगेगा, 2 × एक बार क्या लगेगा, y को लगेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 × x और बीच में प्लस है तो प्लस डाल के 2 × y। यही काम यहाँ पे भी हमको करना है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में P और Q एंड R, मतलब बाहर और यहाँ एंड, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे लॉ दोनों के दोनों साइन सेम है, बट यहाँ दोनों साइन सेम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। बाहर और तो अंदर एंड, बाहर एंड तो अंदर और, थोड़ा उल्टा पुल्टा साइन चलेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से दिख जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसा दिखा तो हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे। जैसे ये 2 × एक बार x को लगता है तो वैसे P और एक बार Q को लगेगा। ये देखिए P और Q। फिर यहाँ पे 2 × अगली बार y को लगता है तो यहाँ पे P और एक बार R को लगेगा, क्या लगा, P और R। और यहाँ पे देखिए जैसे बीच में प्लस था तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस आया, वैसे ही यहाँ पे बीच में एंड है तो दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड। सेम लॉजिक हमारा इसके साथ भी। अब ये देखिए ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब देखिए ये हमारा हो गया सिंगल वाले में, लेकिन अगर हमारे 2 ब्रैकेट्स आ जाए तो क्या, तो 2 ब्रैकेट्स आए तो भी घबराना नहीं है, वही काम हम लोग करेंगे। जैसे अगर मैंने आप लोग को लिख के दिया 2 + x × 3 + y। अब देखिए मैंने अगर बोला कि इसको सॉल्व कीजिए तो आप कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, क्या है हमारा 2 है, तो हम लिखेंगे 2 और ये होगा हमारा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई, देखिए इस वाला ब्रैकेट, मतलब क्या होगा 3 + y। क्लियर।
उसके बाद इन दोनों के बीच में साइन कौन सा, प्लस, तो हम लेंगे प्लस। उसके बाद क्या रहेगा, ये x इनटू क्या रहेगा हमारा, ये पूरा ब्रैकेट क्या रहेगा 3 प्लस, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाला लॉजिक हमने बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, आपके लिए कोई नया काम नहीं है, बार बार किए हैं अपने बचपन से, वही काम यहाँ पे डबल से आ गया। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास P और Q एंड R और S दिख रहा है तो यहाँ पे हम सेम यही लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले पहला वाला टर्म पकड़ेंगे, पहला वाला टर्म पूरे ब्रैकेट से, देखिए पहला वाला टर्म P और वो पूरे ब्रैकेट से क्या हो गया, बीच में एंड था तो एंड, वैसे ही तो उसके बाद अगला वाला टर्म बोले तो Q, वो हमारा पूरे ब्रैकेट से मतलब R और S से क्या है, बीच में हमारा सिंबल एंड, तो यहाँ पे एंड, और फिर इन दोनों के बीच में सिंबल था और, तो इसके बीच में भी क्या आ गया और। सेम यही लॉजिक लग गया ना गाइस, वही काम यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह से इधर भी किए हैं, दोनों के दोनों हमारे सेम है, इधर बीच में और इधर एंड था, इधर बीच में एंड और इधर क्या है और है। अब यही सेम लॉजिक, यही सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई याद रखें, आप बड़े इजीली इसको याद रख सकते हैं। नाम याद रखना है, कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके बाद आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ भी आपका जाना पहचाना लॉ ही है। यहाँ पे देखिए अगर हमारे P और F रहा तो आ जाएगा P एंड F रहा तो आएगा F, P और T रहा तो आएगा T, अब P एंड T रहा तो आएगा P। अब देखिए बच्चों को याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर मैं वो ट्रू फॉल्स वाला लॉजिक लगाएंगे ना तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमको पता है P एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आइदर ट्रू हो सकता है नहीं तो फॉल्स हो सकता है। अब सोच के देखिए अगर ये ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स में क्या आएगा, हमको पता है ट्रू और फॉल्स में ट्रू होता है। अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स में क्या आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए ये P वाला अगर ट्रू है तो आंसर भी ट्रू, ये P वाला अगर फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स, यानी ये P वाला ही डबल से रिपीट हो रहा है ना। अगर ये P वाला ही डबल से रिपीट हो रहा है तो P और F में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, सेम लॉजिक यहाँ पे देखिए P हमारा स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू रहेगा नहीं तो वो फॉल्स रहेगा। सोच के देखिए ट्रू एंड फॉल्स में क्या होता है और फॉल्स एंड फॉल्स में क्या होता है। अब सोचेंगे तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स में भी क्या आता है, फॉल्स आता है, फॉल्स एंड फॉल्स में भी क्या आता है, फॉल्स आता है। अब यहाँ पे हम P का चाहे कोई भी वैल्यू ले ले, आंसर हमेशा क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है। आंसर अगर हमेशा फॉल्स रहेगा तो P एंड F का वैल्यू हमारा फाइनली क्या रहेगा, F ही रहेगा। आप कुछ भी P का वैल्यू ले ले, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। सेम यहाँ पे और के लिए भी, अब P और T पे अगर P मेरा स्टेटमेंट या तो वो ट्रू रहेगा नहीं तो मेरा फॉल्स रहेगा। ट्रू और ट्रू पे क्या हो जाएगा, अब सोच के देखिए ट्रू और ट्रू पे क्या रहेगा हमारा ट्रू, अगर मैंने फॉल्स और ट्रू लिया तो भी क्या रहेगा, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चाहे कुछ भी कर ले आंसर हमारा क्या रहेगा, हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो वही बोले P और T पे हमेशा क्या रहेगा, T रहेगा। चाहे P का कोई भी वैल्यू ले ले आंसर T ही आना है, तो इसी वजह से इसको P और T पे T। सेम इसी तरह से P एंड T पे क्या रहेगा, तो सोच के देखिए P मेरा स्टेटमेंट या तो ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू पे क्या होता है, फॉल्स होता है। यानी कि हम चाहे P का जो वैल्यू ले ले आंसर हमारा वही आने वाला है। अगर ट्रू ले तो ट्रू, फॉल्स रहे तो फॉल्स, तो P लिए तो P। तो ये बोले P एंड T पे क्या रहेगा, P रहेगा। ये लॉजिक से आप याद रखेंगे ना कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको याद क्या रखना पड़ेगा, नाम इसका क्या नाम है, इसका आइडेंटिटी लॉ। अब ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद नेक्स्ट वाला लॉ है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, पेपर सॉल्व करते वक्त हमारे पास बहुत बार आता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या बोले, P और निगेशन P में T आता है, P एंड निगेशन P में क्या आता है, F आता है। याद कैसे रखें, देखिए काफ़ी सिंपल। जैसे P मेरा स्टेटमेंट या तो वो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था। बीच में और है और दे देते हैं। अब देखिए P है उसका निगेशन है ये। अब निगेशन वाला फंडा हमको पता है, ट्रू का निगेशन क्या होता है, फॉल्स होता है। फॉल्स का निगेशन क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू और F पे क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू पे भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो यानी कि P का चाहे कोई भी वैल्यू रहे आंसर हमेशा क्या आना है, ट्रू ही आना है। तो यानी किसी भी स्टेटमेंट को उसके निगेशन के साथ और किए तो हमेशा क्या आता है, ट्रू ही आता है। और वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी। अब अगला कॉम्प्लीमेंट लॉ में एंड वाला, एंड वाले में सोच के देखिए अगर मेरा P है तो या तो वो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा। अब देखिए अगर ट्रू है तो ट्रू एंड उसका निगेशन, P का निगेशन मतलब ट्रू का निगेशन पे फॉल्स और फॉल्स का निगेशन पे ट्रू। सोच के देखिए ट्रू एंड फॉल्स में हमेशा क्या आएगा, फॉल्स।
फॉल्स एंड ट्रू पे भी हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी आप पी का चाहे कोई भी वैल्यू ले ले, आंसर हमेशा क्या आना है, फॉल्स ही आना है। तो वही हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी एंड निगेशन पी पे क्या आएगा, हमेशा एफ आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए लॉज के नाम याद रखिए अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा चालू होता है रट्टाफिकेशन वाले फॉर्मूलेस। ये फॉर्मूलेस हमारे कंप्लीटली किसके हैं, रट्टाफिकेशन के। इसको रट्टा मान लीजिए, क्योंकि रट्टा मारे बिना इसको याद नहीं रख सकते। अब देखिए आप बोलेंगे सर रट्टा बहुत मुश्किल काम, लेकिन ये आपके जाने पहचाने लॉ है, हमने निगेशन में प्रीवियस बेसिक वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़े हैं। वही लॉ यहाँ पे डबल से आ चुका है, पूरे नहीं, एब्जॉर्प्शन अलग से आया, लेकिन ये कंडीशनल लॉ भी अलग से आया है। बाकी ये हमारा वही निगेशन वाले रूल्स में से निकले हुए। जैसे P एंड Q का निगेशन अगर किए तो क्या होता है, तो बारी बारी से दोनों का निगेशन लगता है, एंड का क्या हो जाता है, और हो जाता है। वही तो लॉ हो गया ना निगेशन वाला। वैसे ही यहाँ पे उल्टा भी ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे दोनों के पास निगेशन है, बीच में और है, मैंने निगेशन अगर कॉमन निकाला दोनों में, तो और का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये हमारा कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। वैसे ही और के मामले में सेम वही लॉजिक, P और Q के बाहर निगेशन है, बारी बारी से दोनों को निगेशन, और का क्या हो जाएगा, एंड। और अगर दोनों के पास निगेशन है, मैंने निगेशन कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों हमारे जैसे कि वैसे आ जाएंगे, बस एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये लॉ का नाम डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप बोलेंगे सर हम लोगों ने तो निगेशन नाम से भी याद किए थे, तो अगर हम लोगों ने इसको निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन लिखे तो क्या गलत होगा? क्योंकि मैंने बताया सॉल्व करते हुए आपको लॉस कौन सी यूज कर उसका नाम लिखना पड़ता है बाजू में। तो अगर हमने डी मॉर्गन्स की जगह निगेशन ऑफ कंजंक्शन लिख दिए, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन लिख दिए, तो क्या गलत होगा? तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप वैसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए डी मॉर्गन्स लिखिए या वो लिखिए, लेकिन ये ज्यादा स्टैंडर्ड नाम है डी मॉर्गन्स, तो डी मॉर्गन्स लॉ इस नाम से अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर। देखिए तो वो भी लिखे तो भी चलता है। अगला है अब्जॉर्प्शन लॉ। अब ये पूरी तरह से रट्टाफिकेशन, और यकीन मानिए एक्सरसाइज में मैंने कभी यूज नहीं किया, एक्सरसाइज में बिल्कुल भी यूज नहीं है इसका, लेकिन याद करके रखिए काम में आ जाता है। जैसे अगर मैंने लिखा P और P एंड Q, अब इसको अगर सॉल्व करके दिखा नहीं सकते, अगर सॉल्व करना है तो ट्रुथ टेबल बना के देखना पड़ेगा। अब ट्रुथ टेबल बना के देखिए, जैसे हमने ट्रुथ टेबल वाले प्रूफ देखे थे याद है, तो सेम वैसे ही अगर ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे ना, तो इस कंडीशन का आंसर हमेशा P से इक्वल रहता है, और इस कंडीशन का आंसर भी हमेशा क्या रहता है, P से इक्वल आता है। और इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन लॉ। बोले तो P और P एंड Q में हमेशा आता है P, और P एंड P और Q पे हमेशा आता है P। और ये हो गया हमारा एक और रट्टाफिकेशन वाला फॉर्मूला। ये आपको पहले से याद था, ये आपको नया याद रखना है। अब इसके बाद अगला वाला क्या है, देखिए कंडीशनल लॉ। अब कंडीशनल लॉ देखिए हम लोगों का एक फॉर्मूले से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। हम लोगों ने P इंप्लाइज Q का निगेशन देखे थे इसके लास्ट बेसिक्स वाले लेक्चर में। P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या था, P एंड निगेशन Q। इधर देखिए ओनली P इंप्लाइज Q का फॉर्मूला क्या है, निगेशन P और Q। जैसे यहाँ पे देखिए P इंप्लाइज Q का निगेशन वाला फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। P इंप्लाइज Q का निगेशन P एंड निगेशन Q होता है, जबकि P इंप्लाइज Q का फॉर्मूला क्या है, निगेशन P और Q। माइनूर सा डिफरेंस है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। दोनों के दोनों फॉर्मूले को थोड़े अच्छे से याद करके रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि अक्सर हमने बच्चों को ये गलती करते हुए देखे हैं। जैसे अगला P डबल इंप्लाइज Q। अब P डबल इंप्लाइज Q का निगेशन वाला फॉर्मूला हमने पढ़े थे प्रीवियस बेसिक्स वाले लेक्चर में, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। जबकि यहाँ पे वही P डबल इंप्लाइज Q अगर विदाउट निगेशन के साथ आए तो क्या होता है, निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज एकदम ना के बराबर, बट इसका यूज हमारे पास है। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राइट द स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। अब विदाउट यूजिंग इफ देन बोले मतलब इंप्लाइज हटा के लिखना है, तब ये फॉर्मूला बड़ा काम आता है, और अक्सर बच्चे लोग ये फॉर्मूला डाल देते हैं उसकी जगह। तो हमको थोड़ा अच्छे से याद रखना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूलेस के डिफरेंस को अच्छे से देख के रखिए और रट्टा मार लीजिए। अब चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा फोर्थ एक्सरसाइज का पूरा बेसिक्स खत्म होता है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ एक्सरसाइज का बेसिक्स देखेंगे। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक्स। अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक्स देखे थे वो हम उसके ऊपर से हमारा एक्सरसाइज 1.4 डिपेंड करेगा, बट अभी हम लोग जो बेसिक्स देख रहे हैं इसके ऊपर से हमारा एक्सरसाइज 1.5 डिपेंड रहने वाला है। अब देखिए गाइस काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे हमको सर्किट के मामले में घुसना पड़ेगा। अब सर्किट में सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पे स्विच। अब स्विच क्या होता है, तो स्विच बोले तो बटन, जैसे हमारे घर पे बटन होते हैं, लाइट चालू बंद करने का बटन हो गया, पंखा चालू बंद करने का बटन हो गया। तो ये जो बटन रहते हैं इसी को
हम लोग क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। अब यहाँ पे स्विच या तो हमारा चालू होगा ना तो बंद होगा। अब यहाँ पे देखिए वही चीज स्विच के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग जब सर्किट डायग्राम में स्विच बनाते हैं तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा वायर हो गया और यहाँ पे देखिए हमारा ये स्विच कनेक्ट हुआ है। स्विच को हम लोग ऐसे से नोट करते हैं। अब यहाँ पे जो पहला केस है, यहाँ पे देखिए स्विच हमारा ओपन है और दूसरा केस है यहाँ पे हमारा स्विच क्या है, क्लोज्ड है। अब यहाँ पे ओपन मतलब क्या हो गया, यानी स्विच जो है वो मेरा पूरी तरह से क्या है, ऑफ है। और क्लोज मतलब क्या हो गया, स्विच जो है वो हमारा क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। तो ध्यान में रखिए स्विच अगर ओपन है तो यानी कि वो स्विच ऑफ है, और अगर स्विच हमारा क्लोज्ड है तो सोचिए स्विच हमारा क्या है, ऑन है। अब इसके ऊपर से हम लोग एक सिंपल सर्किट बनाते हैं, आपको काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक सिंपल सर्किट बनाया। अब सिंपल सर्किट में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हमारा एक बैटरी होता है। आपने बचपन में ऐसा काम किए भी होंगे, जैसे एक बैटरी रहता है उसके साथ हम लोग मोटर वगैरह लगा देते हैं, बैटरी वगैरह लगा देते हैं। बॉयज ऐसे काम बहुत करते हैं बचपन में। सेम वही काम यहाँ पे किए हम लोगों ने। जैसे हम लोगों ने एक बैटरी ली, अब बैटरी में मैंने क्या किया, एक स्विच लगाया और स्विच के बाद मैंने यहाँ पे क्या लगाया, लाइट लगा दिया और फिर मैंने इस सर्किट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हमारा स्विच लगता है ना, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में लगता है, ना कि नेगेटिव टर्मिनल पे। जैसे हम लोगों का घर का भी जो वायरिंग होता है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के जो मेन करंट के ये रहते हैं, एक रहता है लाइन और एक रहता है न्यूट्रल। तो हमारे जितने भी स्विच रखते हैं वो हमारे लाइन पे लगते हैं, ना कि न्यूट्रल में। और एक तीसरा भी होता है अर्थिंग करके, वो इलेक्ट्रिक ओवरफ्लो के लिए रहता है। लेकिन मेन हमारे जो दो वायर्स रहते हैं वो लाइन और न्यूट्रल, जहां पे स्विच जो है वो हमारा किस पे लगता है, लाइन। वैसे ही बैटरी में जो हमारा स्विच लगता है वो हमारा किस पे लगता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे। और यहां पे करंट जो है वो किस तरह से फ्लो होता है, ऐसे पॉजिटिव से धीरे धीरे कहां पे फ्लो होता है, नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। अब हम लोग इसको नेगेटिव में क्यों नहीं लगाते, तो नेगेटिव में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि स्विच जो है वो हमारा कैसा रहता है, मतलब बैटरी जो है वो हमारा कैसा रहता है, बैटरी हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। अगर इस स्विच को मैंने नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया, यानी पहले करंट वहां पे लाइट तक गया और उसके बाद यहां पे क्या लगा, स्विच लगा, तो इस भी कंडीशन में हमारा ऑन ऑफ हो सकता है। लेकिन हर वक्त हमारे लाइट पे क्या लगा जाता रहेगा, करंट जाता रहेगा, और यहां पे फिर वो करंट जब वापस आता रहेगा तब वो मेरा ऑफ करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने स्विच को पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया तो ये मेरा क्लियरली बताता है कि हाँ यहाँ पे मेरा करंट पास नहीं हो रहा, यानी लाइट तक हमारा करंट बिल्कुल नहीं पहुंचा। जब ये ऑन होगा तब मेरा लाइट तक करंट पहुंचेगा। तो ये एक बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हमारा स्विच वगैरह ऐसा कुछ भी चीज लगता है तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को ही लगता है। अब सिंपल सर्किट, ये बैटरी हो गया, बैटरी में हमने स्विच लगाया और उसके बाद हमने क्या लगाया, लाइट लगाया, और उसके बाद ये करंट हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट सर्किट बना दिया। मतलब करंट ये पॉजिटिव से इस तरह से फ्लो होगा और उसके बाद ये कंप्लीट होगा। अब ये देखिए ये हमारा सिंपल सर्किट हो गया। अब सिंपल सर्किट में यहाँ पे हम लोगों को स्विचेस के अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे। स्विचेस को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे मतलब कैसे, कभी हम लोग स्विच को एक के पीछे एक कनेक्ट करेंगे, कभी हम लोग स्विच को एक के नीचे एक कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जब स्विच मेरा एक के पीछे एक कनेक्ट होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और जब मेरा स्विच एक के नीचे एक कनेक्ट होता है तब इसको हम लोग कौन सा कनेक्शन कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अब आप देखेंगे कि ये सीरीज कनेक्शन के बाजू में मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया है और ये पैरेलल कनेक्शन के बाजू में मैंने यहाँ पे और लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, तो देखिए इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। आप अगर थोड़ा सोच के देखिए कि करंट मेरे यहां से आ रहा है, अब यहां पे दो स्विचेस मिले उसको रास्ता बंद करने के लिए। अगर इमेजिन कीजिए एंड वाले टेबल को सोचिए जरा, एंड वाला टेबल कैसा था, जब दोनों ट्रू रहता है तभी ट्रू होता है, नहीं तो हर कंडीशन पे क्या होता है, फॉल्स रहता है। इधर जरा सोचिए यहां पे हमारे दो स्विचेस है, अगर इमेजिन करें दोनों के दोनों ऑन रहा तो ऐसे केस में करंट मेरा आगे बढ़ेगा। लेकिन इनमें से अगर एक भी ऑफ हो गया, अगर कोई भी, जैसे मेरे दोनों में से कोई तो पहला ऑफ है दूसरा ऑन है, तो यहां पे करंट मेरा आगे बढ़ पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर इमेजिन कीजिए पहला ऑफ है दूसरा ऑन है, करंट मेरा आगे बढ़ पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ऑफ है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं। लेकिन अगर दोनों ऑन रहेगा तभी मेरा करंट आगे फ्लो होगा ना। तो इसी वजह से इसका जो हमारा इनपुट आउटपुट टेबल होता है वो मेरा किसकी मैच करता है, एंड वाले ट्रूथ टेबल से मैच करता है। सेम उसी तरह से पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में कैसा है कि स्विचेस हमारा क्या होता है, एक के नीचे एक लगता है, और ये टेबल जो है ना, ये सर्किट, इसका जो ट्रूथ टेबल रहेगा वो हमारा और से मैच करेगा। अब और से कैसे मैच करेगा, तो देखिए और में कैसा था, याद है क्या, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सबके सब हमारे क्या थे, ट्रूथ है। अब यानी दोनों के दोनों ऑफ रहा तभी मेरा करंट पास नहीं होगा, नहीं तो अगर एक भी मेरा चालू हो गया तो मेरा करंट पास हो जाएगा। कैसे, करंट यहां से आ रहा है, अगर इमेजिन कीजिए दोनों के दोनों ऑन है,
तो फिर तो नो डाउट चला जाएगा। अगर इमेजिन करें एक ऑन है और एक ऑफ है, मतलब ये ऑफ है और ये वाला ऑन है, तो यानी कि करंट यहां से आएगा, इधर से भले ही रास्ता बंद है तो क्या हुआ, ऊपर से तो वो सीधा चला जाएगा ना। अगर ये ऑन है तो करंट यहां से सीधा आगे बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर इमेजिन करें ये ऑफ है और ये ऑन है, तो यानी ऊपर से रास्ता बंद है तो क्या हुआ, वो नीचे से चला जाएगा, यानी इस भी कंडीशन में हमारा लाइट ग्लो करेगा। और अगर दोनों ऑफ है तो फिर तो जाने का चांस ही नहीं। तो यहां पे देखिए हमारे पास कैसा हो गया, बिल्कुल और वाले टेबल जैसा हो गया कि अगर इमेजिन कि ये दोनों ऑफ रहा तभी मेरा लाइट ग्लो नहीं करेगा, और अगर इमेजिन करें उसके अलावा कोई एक चालू है या दोनों चालू है तो ऐसे केस में हमारा लाइट हमेशा ग्लो करेगा। तो बिल्कुल और टेबल से मैच करता है हमारा कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सिंपल सर्किट। इसके बाद देखिए स्विचेस को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। अब देखिए इसके ऊपर ना हम लोग काफ़ी टाइप का सॉल्विंग्स आने वाला है। हम जब एक्सरसाइज देखेंगे ना तब हम लोग को समझ में आएगा काफ़ी ज़्यादा डीपली। अब यहाँ पे अपन लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरलुक करेंगे। ध्यान रखिए जो हमारा स्विच 1 रहता है, ठीक है, तो स्विच 1 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से, ठीक है। यानी जब स्विच मेरा ऑन होगा, क्लोज रहेगा, तब उसको हम लोग डिनोट करेंगे P से। और वही अगर स्विच 1 मेरा ओपन यानी ऑफ रहेगा तो ऐसे टाइम पे हम लोग उसको डिनोट कैसे करेंगे, निगेशन P से। ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि P बोले तो क्या है, स्विच 1 इज क्लोज्ड यानी स्विच हमारा ऑन है, और निगेशन P बोले तो क्या है, स्विच 1 इज ओपन मतलब स्विच हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब ये एक चीज हो गया। वैसे अगर एक से ज्यादा स्विच आ गया तो एक से ज्यादा स्विच आ गया तो जैसे दूसरा स्विच आ गया, जैसे एक स्विच में स्विच 1 उसको हम लोग किससे डिनोट किया, P से। अगर 2 स्विच लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच 2, और उसको डिनोट करेंगे कैसे, Q से। तीसरा स्विच आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, और उसको डिनोट स्विच 3 जिसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, R से। वैसे ही अगर इमेजिन कीजिए स्विच मेरा क्लोज्ड हो तो फिर हमारा Q, और स्विच अगर ओपन हो तो हमारा क्या रहेगा, निगेशन Q। इस तरीके से हमारा आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज रहता है, जैसे मैंने बोला कि ये जो है इनपुट आउटपुट, इसका जो इनपुट आउटपुट टेबल है वो एंड से मैच करता है, इसका इनपुट आउटपुट टेबल और से मैच करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एंड और से मैच करते हैं तो इसका मतलब जैसे हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं यहाँ पे भी ट्रुथ टेबल बनाने की गरज पड़ेगी। लेकिन उस ट्रुथ टेबल में हम लोग TF लिखते थे पहले वाले में, यहाँ पे अपन लोग क्या लिखते हैं, 1 और 0। इसका मतलब TF पे क्या गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब 1 0 लिखे या TF लिखे बात एक ही है, बस यहाँ पे ध्यान में रखना है स्विच ऑन रहा तो उसको हम लोग ट्रू और 1 बोलेंगे, स्विच ऑफ रहा तो उसको हम F या फिर 0 बोलेंगे। याद रखिए ट्रू बोले तो ऑन और F बोले तो 0। तो ये हो गया हमारा स्विच का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आता है हमारा मेन चीज, इक्विवेलेंट स्विचेस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन बड़ी इजीली कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर मेरे को बस बताना रहा ना किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सब आप नहीं भी देखेंगे ना तो भी मैं डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज में बता सकता हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें है ना जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए। कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझना है तो ये चीजें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें मैंने देखा है काफी जगहों में एक्सप्लेन नहीं करते हैं और काफी वो तो बच्चे लोग पढ़ने का देखते भी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में गरज नहीं पड़ती। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि S1 क्या है, S1 डैश क्या है, S2 क्या है, तो इसके बारे में काफी डीपली हमको नॉलेज मिलता है जब हम लोग इसके थोड़े से डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला आया है हमारा इक्विवेलेंट स्विच। अब इक्विवेलेंट स्विचेस क्या है, सबसे पहले देखिए कि डिफिनेशन क्या बोले, इफ 2 और मोर स्विचेस इन अ सर्किट आर ओपन और क्लोज साइमल्टेनियसली देन दे आर डिनोटेड बाय सेम लेटर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले कि अगर इमेजिन कीजिए किसी सर्किट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा स्विच एकदम सेम काम कर रहा है। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने एक ये सर्किट बनाया, ठीक है। अब इस सर्किट के ऊपर मैं कुछ स्विचेस बना देता हूं। जैसे इमेजिन कीजिए ये मेरा स्विच 1 हो गया, ये मेरा जैसे ये सोचिए स्विच 1 है, ये भी हमारा, पहले मैं इसको सिर्फ स्विच करके डिनोट करता हूँ। ये भी हमारा एक स्विच है, ये भी हमारा एक स्विच है, ये भी हमारा एक स्विच है और ये भी हमारा क्या है, एक स्विच है। इतने सारे स्विचेस है इस सर्किट के अंदर। हमारे टोटल कितने स्विचेस दिख रहे हैं, 5 स्विचेस। लेकिन यहाँ पे इमेजिन कीजिए 2 या 2 से ज्यादा स्विच ऐसे हैं जो हमेशा एकदम एक जैसे काम कर रहे हैं। जैसे इमेजिन कीजिए ये स्विच और ये स्विच पकड़ लेता हूं मैं। जैसे ये वाला स्विच, ये वाला स्विच और ये वाला स्विच बिल्कुल एक तरीके काम कर रहे हैं। मतलब जब ये ट्रू हो रहा है तो यानी जब ये स्विच ऑन हो रहा है तब ये भी ऑन हो रहा, ये भी ऑन हो रहा। जब ये स्विच ऑफ हो रहा है तब ये भी ऑफ हो रहा, ये भी ऑफ हो रहा। मतलब ये तीनों के तीनों स्विचेस बिल्कुल एक जैसे वर्क कर रहे। तो फिर हम लोग ऐसे टाइप पे इन स्विचेस को क्या नाम देंगे, स्विच 1 दे दिया मैंने। यानी ऐसे टाइम पे ये तीनों स्विचेस को हम लोग सेम नाम से नोट करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बोले, इफ 2 और मोर स्विचेस इन ए सर्किट आर ओपन और क्लोज साइमल्टेनियसली देन दे आर डिनोटेड बाय सेम लेटर। यानी अगर इमेजिन कीजिए किसी सर्किट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा स्विचेस ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम वर्क कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो यानी ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसको सेम लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने इनको क्या बोल दिया, S1 बोल दिया। उसी तरह से
इक्विवेलेंट सर्किट बाद में देखते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस में क्या बोले, any two switches in a circuit have opposite state then they are called complementary circuit। अब यहां पे देखिए क्या बोले कि अगर इमेजिन कीजिए दो स्विचेस ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट वर्क कर रहा है, यानी पहला ऑन हुआ तो दूसरा ऑफ, पहला ऑफ हुआ तो दूसरा ऑन, अगर इस तरह से वर्क करते हुए दिख रहा है तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग कौन सा सर्किट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस कि अगर इमेजिन कीजिए पहला, जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल बोले, जैसे स्विच 1 और स्विच 2 दो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस है, यानी ये स्विच 1 ऑन हो रहा है तो स्विच 2 ऑफ हो जा रहा, अगर स्विच 1 ऑफ हो रहा है तो ये मेरा क्या हो जा रहा, ऑन हो जा रहा। अगर ऐसा केस में अगर हमारे दो स्विचेस है तो ऐसे टाइम पे हम लोग ये दूसरे वाले स्विच को क्या बोलेंगे, स्विच 1 का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्विच। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में देता हूं, जैसे ये मेरा एक स्विच हो गया और ये मेरा एक स्विच हो गया, अगर इमेजिन कीजिए ये जैसे ही ऑन हो रहा है ये ऑफ हो जा रहा, ये जैसे ऑफ हो रहा है ये क्या हो रहा, ऑन हो रहा। तो ऐसे केस में मैंने अगर इस स्विच को बोला है स्विच 2 तो ये स्विच हमारा क्या रहेगा, स्विच 2 का डैश रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये डैश वगैरह लगता है। तो काफी बार बच्चे लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि सर्किट देख के ना ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि ये स्विच 1 स्विच 2 स्विच 1 डैश ये सब है क्या, क्यों है, कैसे है। तो यहाँ पे असल में क्या है कि स्विच 1 बोले तो यहाँ पे ऐसे स्विचेस है जो बिल्कुल एक जैसे वर्क कर रहे, और स्विच 2 बोले तो यहाँ पे दूसरा स्विच जैसे इसके जैसा वर्क नहीं कर रहा। तो इसके जैसा वर्क नहीं कर रहा करके मैंने इसको अलग स्विच दे दिया, जैसे स्विच 2 बोल दिया। और यहाँ पे ये स्विच और ये स्विच इस तरह के स्विच है, अगर ये ऑन हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है तो ये ऑन हो जाता है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो मैंने एक को बोला स्विच 2 और दूसरे को क्या बोल दिया, स्विच 2 डैश। इस तरीके से हमारा क्या लगता है, सर्किट बनता है। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट, कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगला हमारा, जैसे मैंने इसको स्किप करके गया था, इक्विवेलेंट का सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है, तो इक्विवेलेंट सर्किट एकदम सिंपल से लॉजिक है। अगर इमेजिन कीजिए इफ आउटकम ऑफ टू सर्किट इज ऑलवेज सेम देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब अगर इमेजिन कीजिए दो सर्किट का आउटकम हमेशा बिल्कुल सेम आता है, यानी अगर इमेजिन कीजिए कि दो सर्किट से इसका जब ट्रू आ रहा, यानी ये जब ऑन हो रहा तो वो भी ऑन हो रहा, मतलब इसका सेम कंडीशन पे जब इसका लाइट ग्लो होता है तब उसका भी ग्लो होता है, इसका जब ऑफ हो रहा है तो उसका भी ऑफ होता है। मतलब ऐसा अगर बनता होगा तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे। और ये है हमारा सर्किट्स के ऊपर का बेसिक्स। अगर इतना पता रहे ना तो आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करना एकदम चिंदी चीज है, वहां पे हम लोग सॉल्व तो बड़ी इजीली कर लेंगे, लेकिन मेन बात है कंसेप्ट समझना। तो ये चीज हमको समझ गया तो हम काफी इजीली देखिएगा समझ जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो चलिएगा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा आज का ये बेसिक्स वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे अपन लोगों ने 4th और 5th एक्सरसाइज के बेसिक्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको इसके प्रीवियस और इसके बाद के लेक्चर्स देखना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।